नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं, पेपर नंबर 1 का नाम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है। ठीक है, क्या है? शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन है, तो आपको वहाँ का जरूर सिलेबस उठा के चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, कहीं पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। जब आप यहाँ से पेपर देने जाएंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने जो है पेपर नंबर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जो प्रश्न पत्र आएगा उसको चीर फाड़ डालेंगे। चीर फाड़ने का मतलब उसको टुकड़ा टुकड़ा बनाना नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से करके आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनका जवाब दे करके आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपके सामने जो प्रश्न पत्र आता है, उस प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को आप जैसे ही पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं भैया? क्योंकि सर बार बार बोल रहे थे कि भैया सिलेबस जरूर चेक कर लेना, और आपने सिलेबस चेक नहीं किया था, और वहाँ पर आपके पेपर नंबर 1 का नाम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार था ही नहीं। और जब पेपर का नाम मनोवैज्ञानिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार होगा नहीं, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो ये जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं, इसमें हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसका पहला पार्ट आ चुका है जिसमें हमने लगभग 5 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज हम जो है छठे नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। हाँ, छठा नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण बताइए। मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब इंडिविजुअल जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, इसके प्रमुख कारण क्या है? जैसे कोई भी बालक है, ठीक है, उसमें जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, कोई बालक दूसरे टाइप से होता है, कोई दूसरा टाइप से, सभी एक जैसे क्यों नहीं होते हैं, और जो ये व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है इसका प्रमुख कारण क्या होता है, यही आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इसका जवाब लिखेंगे कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक जैसा ना होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कोई भी दो व्यक्ति हैं, अगर वो आपको एक जैसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो वो आपकी व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। तो एक जैसे दिखाई न देना मतलब शारीरिक में भी एक जैसे, या मानसिक रूप से, या उनका तौर तरीका जो है वो एक जैसा ना हो, तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं? व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं कि दो व्यक्तियों के शरीर के रंग, जैसे कोई सांवला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई कुछ ज़्यादा ही गोरा होगा, कोई एकदम काला हो जाएगा, तो ये तो शरीर का रंग हो गया। लंबाई चौड़ाई, मतलब कोई ज़्यादा लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई ज़्यादा मोटा होगा, कोई एकदम से पतला होगा, ये भी होता है। बनावट और स्वस्थ, बनावट मतलब जो चेहरे की बनावट होती है वो हो सकता है किसी के नाक छोटे बन जाएं, कान थोड़े गड़बड़ से बन जाएं, या आंखें छोटी छोटी बन जाएं, किसी की आंखें बड़ी बड़ी बन जाती हैं। और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मीन्स कोई आलसी हो सकता है, कोई फुर्तीला हो सकता है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से उनकी बुद्धि, बुद्धि के हिसाब से, मतलब कि किसी की बुद्धि तीव्र हो सकती है, किसी की मंद हो सकती है, किसी की सामान्य हो सकती है। उनका व्यवहार व आचरण, मतलब वो कैसा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, किस तरीके से पेश आते हैं, उनका आचरण कैसा है, सब एक दूसरे से भिन्न होंगे। सब क्या होते हैं? ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कभी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसी को मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता की संज्ञा दी है। और जो ये आपको यही अलगाव देखने को मिलते हैं, जो ये डिफरेंस देखने को मिलती हैं, इन्हीं चीज़ों को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कह दिया है? व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस आप कह सकते हैं, ये कहकर पुकारा है या संबोधित किया है। यह व्यक्तिगत भिन्नता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, रुचि एवं दृष्टिकोण, सीखने की विशिष्ट योग्यता, चरित्र, व्यक्तित्व आदि में हो सकती है। मतलब कह रहे हैं जो आपको व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई पड़ती है, ये शरीर में, मानसिक, शरीर शारीरिक भी हो सकती है। शारीरिक मीन्स जो लंबाई चौड़ाई रंग वगैरह हुआ, ये हुआ। मानसिक मतलब बुद्धि संबंधित हो सकती है। भावनात्मक मतलब इमोशनल्स, इमोशन से संबंधित, इमोशन समझ रहे हैं ना, शोक, दुख, खुशी, इन सब से संबंधित हो सकती है। किसी को कोई बात पे कुछ ज़्यादा मजा आएगा, किसी को कुछ ही नहीं मजा आएगा, तो ये इमोशन संबंधित भी हो सकती हैं। रुचि एवं दृष्टिकोण, इंटरेस्ट और देखने का जो नज़रिया होता है, ठीक है, उसके हिसाब से भी अलग हो सकता है। सीखने की विशिष्ट योग्यता, जो सीखने का
की योग्यता होती है। कुछ लोग जो है काफ़ी पहले सीख जाते हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा समय लगता है और कुछ लोग एकदम गधेले टाइप के ही होते हैं। तो जो ये सीखने की विशिष्ट योग्यता होती है, इसमें भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। चरित्र में भी अलगाव देखने को मिल सकता है। व्यक्तित्व ये कहीं भी हो सकती है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बता सकते हैं। आगे आप लिखेंगे कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसके प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला कारण जो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। वंशानुक्रम क्या होता है? जैसे हो सकता है कोई आपके दादा की आदत रही हो जो आपके अंदर आ गई हो, आपके पापा की आदत आपके अंदर आ गई हो, मतलब आपके पिछली जो पीढ़ी थी उसके कुछ गुण कुछ दोष हो सकते हैं, गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। मतलब कोई अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ गड़बड़ चीज़ें भी हो सकती हैं, आपके अंदर आ जाएं तो वो आपका क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। तो वंशानुक्रम, वातावरण मतलब किस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है आपके भिन्नता के ऊपर। आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और जितने भी आपके होते हैं संवेगात्मक, सबके ऊपर जो है इसका वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव पड़ता है। आयु एवं बुद्धि मतलब आपकी किस आयु में किस प्रकार से बुद्धि वर्क कर रही है, ठीक है? इसके कारण भी आपके अंदर भिन्नता आ सकती है। जाति और उपजाति मतलब आप किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, किस जाति, उपजाति मतलब कुछ खून का भी असर हो सकता है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे जो राजा के लड़के होते हैं या जो पुरान रईस हैं, जो एकदम से राजसी झेल आए हैं, उनके लौंडों की बात करने की तमीज़ ही अलग होती है। वो मतलब कभी भैया या ऐसे करके नहीं बात करते हैं, डर के नहीं बात करते हैं, एकदम अलग ही बात करेंगे, का हो, का हाल है, मतलब अलग ही उनका बोलने का तरीका होता है। तो जाति उपजाति का भी जो है प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ बात करें तो आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति कैसी है उसका भी प्रभाव जो है किसके ऊपर? व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर पड़ता है। शिक्षा आप कहाँ से ग्रहण किए हैं, कितनी की शिक्षा ग्रहण की है, इसका भी प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर। लिंग भेद आदि का भी जो है आपके, लिंग भेद मीन्स क्या होता है? जैसे कोई लड़की है, कोई लड़के हैं, दोनों सगे बहन हैं, भाई बहन हैं, या दोनों जुड़वे हैं, तो भी आपको जुड़वे भाई बहन में एक लड़का एक लड़की है तो दोनों में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी, क्योंकि एक लड़का बन जाता है और एक लड़की होती है, इस वजह से उनमें भिन्नता देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप व्यक्तिगत भिन्नता और व्यक्तिगत भिन्नता के कारण के बारे में आराम से आप बता सकते हैं। ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन था। यहीं पर 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सृजनशीलता क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सृजनशीलता क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि आशुबेल ने सृजनशीलता की परिभाषा इस प्रकार दी है। मतलब जो आशुबेल हैं उन्होंने सृजनशीलता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सृजनशीलता निष्पत्तियों से तात्पर्य उन मानसिक तथा कलात्मक क्रियाओं से है जो असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं, इसमें जिनमें संवेदनशीलता, सूझबूझ, सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है। मतलब आप समझिए क्या बोल रहे हैं। जो आपके आशुबेल जी हैं वो बताते हैं कि सृजनशीलता निष्पत्तियों से तात्पर्य अगर हम लेना चाहें तो उन मानसिक या कलात्मक क्रियाओं से ले सकते हैं। मानसिक मतलब आपकी बुद्धि की जो कोई कार्य करने का तरीका है वो, और आपका जो कार्य करने का तरीका है उससे हम ले सकते हैं जो असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। मतलब असाधारण जो आपको सामान्य नहीं लगेंगी, ठीक है? असाधारण चीज़ें जो होती हैं जो सामान्य नहीं लगती हैं उनको वो प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है। मतलब आप किसी कार्य को बहुत स्पीड में भी कर सकते हैं, बहुत मंद भी कर सकते हैं, और वो सामान्य नहीं होंगी। बस ये आप ध्यान रखिए, ठीक है? जिनमें बताते हैं संवेदनशीलता, सूझबूझ और सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है। तो इस प्रकार से आप जो है सृजनशीलता के बारे में बता दीजिएगा कि आशुबेल जी ने क्या कहा है। इसी को जो है सृजनशीलता को बताते हुए आपके टोरेंस महोदय जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि सृजनात्मक चिंतन को एक ऐसी मानसिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अंतरों या अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त तथ्यों को मापने, उनमें संबंधित विचारों एवं परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और निष्कर्षों को संप्रेषित करने से संबंधित है। ये आपके कौन बताते हैं? टोरेंस महोदय जी बताते हैं। वो बताते हैं जो सृजनात्मक चिंतन है वो एक ऐसी मानसिक क्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जो अंतरों मतलब जो डिफरेंस होता है उसमें अपर्याप्त तत्वों मतलब जो को मापने, जो जैसे मान लीजिए सभी के अंदर एक जैसे तत्व तो पाए नहीं जाते हैं, कुछ अलग अलग भी होते हैं। उन 5 तत्वों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको मिला के शरीर बनी है, ठीक है? मतलब
कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग टाइप से होती हैं, उनसे संबंधित विचारों, परिकल्पनाओं, परीक्षण करने एवं निष्कर्षों को संप्रेषित करने से संबंधित चीज़ें जो होती हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं? सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है, इस सृजनशीलता कहलाती है। इस प्रकार से आप जो है 7 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अधिगम जो होता है इसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताना है। अब प्रभावित अधिगम क्या होता है? अधिगम हम सीखने को ही कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं वही क्रिया आपकी अधिगम कहलाती है, चाहे उसको आप अधिगम कहें और चाहे उसको आप सीखना कहें। तो उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं सीखने को जो प्रभावित करते हैं, तो आप लिखेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला आपका आता है विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप कैसा है, ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे ज़्यादा ब्रॉड हो गया, ब्रॉड मीन्स बड़ा हो गया विषय सामग्री, तो आप उस चीज़ों को सीखने में ऊबन महसूस करेंगे, नहीं सीखना चाहेंगे, भैया अभी बहुत बाकी है, इतना ही कर पाए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठेंगे। तो ये आपके अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा बताते हैं बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। जो बालक सीख रहा है उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, और अगर शारीरिक स्वास्थ्य सही होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी सही होगा। मतलब जरूरी नहीं कि शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य सही हो, हालांकि अगर शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ है तो मानसिक स्वास्थ्य का गड़बड़ होना एकदम आवश्यक हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य ये भी क्या करता है, ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है, आपका जो सीखने का तरीका होता है उसको प्रभावित करता है। तीसरा बताते हैं परिपक्वता, जिसे हम इंग्लिश में मैच्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योरिटी। बोलते नहीं तुम्हारे अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं है, तो वो भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। अगर मैच्योर व्यक्ति को समझाएंगे कोई चीज़ सिखाएंगे तो वो हो सकता है एक ही बार में या इशारे में ही समझ जाए। अगर व्यक्ति मैच्योर नहीं है तो उसको आपको पूरा कायदे से बताना पड़ेगा, हो सकता है 2 से 3 बार बताना पड़े, तो वो भी क्या करते हैं, आपके अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने का समय व थकान, मतलब आप कितनी देर तक सीखते हैं और कहीं आप सीखते सीखते थक तो नहीं जाते हैं, ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है। मान लीजिए आपको 45 मिनट सिखाया जा रहा है, 1 घंटे सिखाया जा रहा है और आप 40 मिनट के बाद थक जा रहे हैं, तो भी आप सीख नहीं पाएंगे। थकान के बाद कहाँ सीख पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। तो इसलिए सीखने का समय भी इंपॉर्टेंट रखता है और थकान भी इंपॉर्टेंट रखती है। पांचवा जो बताते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो आपका आता है सीखने की इच्छा। क्या आपकी मतलब जो बालक सीखना चाहते हैं, क्या उसकी इच्छा उसमें है, इंटरेस्ट है या नहीं है, ये भी पता होना जरूरी है। ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करती है। अगर आप किसी चीज़ को बिना मन के सीखेंगे तो कहाँ से सीख पाएंगे। तो इसलिए सीखने की जो इच्छा होती है ये भी आपका इम्पोर्टेंट होती है अधिगम के लिए। ठीक है, तीसरा छठा बताते हैं आपका प्रेरणा। प्रेरणा जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। जो आप देखते नहीं है मोटिवेशन यूट्यूब वगैरह पे, तो वही मोटिवेशन जो होता है ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है। आप किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए कितने मोटिवेट हैं, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितने उत्साहित हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है आपके अधिगम को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, सातवां यहीं पर बताते हैं अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। अध्यापक कौन आपको सिखा रहा है और किस प्रक्रिया से सिखाया जा रहा है, मतलब मीन्स आप समझिए, आपको कोई चीज़ सीखना है, उसको कौन सिखा रहा है ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है, और कैसे सिखा रहा है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह सिखा रहा है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अधिगम के लिए, जो उसको प्रभावित करता है। आठवां बताते हैं सीखने का उचित वातावरण, मतलब आप कहाँ पर बैठ के चीज़ों को सीख रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर में चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, वो भी आपके सीखने में इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। अधिगम को वो भी प्रभावित करता है कि आप किस वातावरण में चीज़ों को सीख रहे हैं। नौवां बताते हैं सीखने की विधि, मतलब आप किस विधि से सीख रहे हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे आप सीख रहे हैं, ये भी आपको आपके अधिगम को प्रभावित करती है। और 10वां बताते हैं संपूर्ण परिस्थिति, ओवरऑल जो आपकी क्या बोल सकते हैं स्टेटस है, ये भी आपका जो है डिपेंड करता है
इफेक्ट पहुंचाता है किसके ऊपर, अधिगम के ऊपर, ठीक है, लर्निंग के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं सीखने के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आराम से बता दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों को बताइए। जो अधिगम है, जो आप सीखते हैं, वो क्या करते हैं, एक जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को सीखा, अब वो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप अपना जो सीखा हुआ चीज़ है वो किसी और को दे रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ, तो वो हस्तांतरण कहलाता है। मतलब कोई भी चीज़ हमारे हाथ में थी, अब वो दूसरे के हाथों में दे दी जा रही है, तो एक आदमी से दूसरे आदमी पर जब ट्रांसफ़र किया जाता है कोई चीज़, तो वही आपका हस्तांतरण कहलाता है। तो कह रहे हैं अधिगम हस्तांतरण का जो सिद्धांत है उसको आपको बताना है। तो आप लिखेंगे, जब अधिगम एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत, ज्ञान या निपुणता का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम का हस्तांतरण कहलाता है। मान लीजिए कि आप किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को शुरू करते हैं और उस कार्य को शुरू करने से पहले आपने कुछ चीज़ों को सीखा, ठीक है। क्या किया आपने, उस कार्य को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को सीखा और आपने उस कार्य को समाप्त किया। अब आपका जब वो कार्य पूर्ण हो गया, अब आप दूसरा कार्य करना चाहते हैं। अब जब दूसरा कार्य जब आप करना चाहते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपने पहले वाले में सीखा था वही सारी चीज़ें आपको दूसरे वाले में भी देखने को मिल रही हैं। तो आप जो पहले वाले में सीख रखे थे उसी का यूज़ जो है आप दूसरे वाले में भी कर रहे हैं, तो वही आपका कहलाता है अधिगम हस्तांतरण। जब आप पहले किसी चीज़ को सीख करके उसका यूज दूसरे स्थान पर करते हैं, दूसरे क्षेत्र में करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, अधिगम हस्तांतरण, अधिगम का हस्तांतरण कहलाता है। अधिगम हस्तांतरण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। आपकी मानसिक शक्ति के बारे में जो है बताया जाता है कि आपकी मानसिक शक्ति कैसी है, वो सिद्धांत आता है। दूसरा आपका आ जाता है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। तीसरा आपका आ जाता है समान तत्वों का सिद्धांत। चौथा आपका आ जाता है सामान्यीकरण का सिद्धांत और पांचवा आपका आ जाता है सामान्य या विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। ये आपके 5 जो सिद्धांत हैं, ये आपके अधिगम हस्तांतरण के प्रमुख सिद्धांत हैं। इनको आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। 10वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के कोई 5 लक्षण बताइए। क्या बताने हैं, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके 5 लक्षण आपको बताने हैं कि उनके अंदर हम कौन कौन से ऐसे 5 लक्षण देखें कि उनको हम बता दें भैया तुम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, ठीक है। तो ये आपको 5 लक्षण बताने हैं। तो आप लिखेंगे, अनेक प्रकार की चिंताओं, दुखों और मानसिक द्वंद्वों से घिरे व्यक्ति का मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। मतलब कहते हैं कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा हो, दुखों से घिरा हो, मानसिक द्वंद्व मतलब कि आदमी के मन में कई प्रकार के विचार एक दूसरे से लड़ रहे हों, निर्णय नहीं ले पा रहा हो, परेशान हो, वह व्यक्ति जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ कहलाता है। ऐसे व्यक्ति अपने संवेगों और इच्छाओं आदि पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। मतलब बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने संवेग किसे कहते हैं, इमोशंस, वो अपनी इमोशंस पर, अपनी इच्छाओं किसे कहते हैं, इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, काबू नहीं कर पाते हैं और विभिन्न मानसिक विकारों के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मानसिक विकार होते हैं जिनका वो क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। विकार मीन्स होता है कि गड़बड़ी, कई सारी ऐसी मानसिक गड़बड़ी हो सकती है, मानसिक रूप से रोगी हो जाते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं वैसे व्यक्ति, ठीक है। आगे लिखते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित बताए गए हैं, ठीक है। जिनमें जो आपका पहला लक्षण बताया गया वो बताया गया मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में नवीन सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित कर लेने की शक्ति नहीं होती है। मतलब बोल रहे हैं जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, ऐसे व्यक्ति जब नए समाज में जाते हैं, नए परिस्थितियों में जाते हैं, तो ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में वो समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं, उस एटमॉस्फेयर, उस माहौल में ढल नहीं पाते हैं। वो उनके लिए एकदम अजीब सा हो जाता है, बौखलिया सा जाते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा लक्षण बताते हैं, क्या बताते हैं, वह अपने लक्ष्य की पूर्ति में सदैव असफल रहते हैं। उनकी जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की पूर्ति में क्या होते हैं, सदैव असफल रहते हैं, कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
उनका व्यक्तित्व असंतुलित और सर्वांगीण विकास अपूर्ण होता है। उनका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, जो उनकी पर्सनालिटी होती है वो असंतुलित होती है, मतलब सब तरीके से बराबर नहीं होती है। और जो उनका सर्वांगीण विकास होता है वो अपूर्ण रहता है, मतलब पूरा नहीं हो पाता है, उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथे नंबर के बारे में। तो लिखते हैं कि वे अपने व्यवसाय में सदैव असंतुष्ट होते हैं। उनका जो व्यवसाय होता है, जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि यार हमें ये नहीं करना था, हमें कुछ और करना था। वो अपने कार्य से ही खुद नहीं सब खुश होते हैं। और पांचवा बताते हैं, उनमें इच्छा शक्ति का अभाव होता है तथा वे अपने सभी कार्य आत्मविश्वास रहित होकर करते हैं। मतलब बोलते हैं उनके अंदर जो है इच्छा शक्ति जो होती है उसका अभाव, मतलब कमी होती है। और उनके जितने भी कार्य होते हैं वो आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसे ही कर लेते हैं, मान लो कि बस जैसे करना ही था, मतलब कंपलसरी था, हमने कर लिया, बात खत्म हो गई। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसका पार्ट नंबर 3 लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।